Yes, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Yes, good evening, Puneet, Rahul, विजय, कपिल. या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है. यस हर्षित, गुड इवनिंग. जुबेर. चलो, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, क्या देखा था हमने देखा था डिक्लिनेशन, ईस्टर्न डिक्लिनेशन एंड वेस्टर्न डिक्लिनेशन. हाँ, ईस्टर्न डिक्लिनेशन देखा था, वेस्टर्न डिक्लिनेशन देखा था. यस अभिषेक, गुड इवनिंग. आशा, आशीष, आदर्श, मोनू. यस, सो ईस्टर्न डिक्लिनेशन वेस्टर्न डिक्लिनेशन पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देख लिए थे, किसको पॉजिटिव कहते हैं किसको नेगेटिव कहते हैं, ये भी हमने देख लिया था. फिर हमने ये देखा था कि इसको रटना नहीं है, जस्ट केवल नाम याद रखना है कि ईस्टर्न डिक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव, वेस्टर्न डिक्लिनेशन मतलब नेगेटिव. कैसे डिटरमाइन करते हैं वैल्यूज, ये सब हम डिटरमाइन कर चुके थे. यस अमन, गुड इवनिंग. ऑल परफेक्ट, ठीक है. ब्रजेश, गुड इवनिंग. चलो, सो आज नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वेरिएशन इन डिक्लिनेशन. सो हेडिंग डालिए, वेरिएशन इन डिक्लिनेशन. वेरिएशन इन डिक्लिनेशन, आप सभी को पता है डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है. द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लिनेशन. फिर हमने ये भी देखा था कि जो ट्रू मेरिडियन होता है वो किसी एक प्लेस के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, कभी भी वो डिफर चेंज नहीं करता है. लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो चेंज होता रहता है. और मैग्नेटिक मेरिडियन यदि चेंज हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन वो भी चेंज होगा. डिक्लिनेशन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी. ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो रहा है, इसी वजह से उनके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल, किसके बीच का, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल, ये भी चेंज होगा. अब ये भी चेंज होगा तो यहां पर हम उसी डिक्लिनेशन में क्या वेरिएशन आ रहा है उसको हम देखने जा रहे हैं. तो यहां पर हमें टोटल इसके 4 टाइप्स देखना है. तो फर्स्ट वन इज डायगोनल वेरिएशन, या आप इसको डेली वेरिएशन भी कह सकते हैं. डेली वेरिएशन, डेली वेरिएशन इन डिक्लिनेशन. अभी पूरा मत लिखिएगा, ठीक है, मैं एक एक एक्सप्लेन करते जाता हूं आपको. सेकेंड हम देखने वाले रहेंगे एनुअल ऑब्लिक ईयरली वेरिएशन, एनुअल ऑब्लिक ईयरली वेरिएशन. थर्ड हम देखेंगे सेक्युलर वेरिएशन, सेक्युलर वेरिएशन इन डिक्लिनेशन. एंड द फोर्थ वन इज इरेगुलर वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन. सो ये 4 टाइप्स हम देखने जा रहे हैं. एक एक को मैं पहले समझा देता हूं आप लोगों को, फिर मैं लिखवाते जाऊंगा आपको. फर्स्ट वन इज डायगोनल वेरिएशन और डेली वेरिएशन. नाम से लग रहा है कि एक दिन की बात हो रही है. कितनी बात हो रही है, एक दिन, 24 आवर्स की बात हो रही है. 24 आवर्स में मैग्नेटिक मेरिडियन में जो चेंज आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंगली हॉरिजॉन्टल एंगल, जो कि जिसको आप डिक्लिनेशन कह रहे हो, उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो चेंज आपका क्या कहलाएगा, डेली वेरिएशन. सो एक दिन में डेल्टा, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन एंगल में कितना चेंज आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, डेली वेरिएशन. ठीक है, कितना वेरी कर रहा है वो एक दिन में, दैट इज डेली वेरिएशन. अब ये एक दिन की बात हो रही है, दैट मीन्स 24 आवर्स की बात हो रही है. तो ये चेंज क्यों आ रहा है, हमने बात करा था ट्रू मेरिडियन किसी भी प्लेस के लिए कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो टाइम के साथ चेंज होगा. अब टाइम 24 आवर्स, 1 डे की बात कर रहे हैं. एक दिन कब होता है, जब अर्थ अपनी ओन एक्सिस के अबाउट एक राउंड कंप्लीट कर लेती है. ठीक है, एक 360 डिग्री रोटेट हो जाती है अपने ओन एक्सिस के अबाउट, तब जाकर के एक दिन कंप्लीट हो जाता है. और उस अर्थ के मूवमेंट के कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक नॉर्थ में चेंज आ रहा है. और मैग्नेटिक नॉर्थ में चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन ज्वाइन कर दी, मैग्नेटिक मेरिडियन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है. और यदि उसमें चेंज आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन में भी चेंज देखने को आपको मिल रहा है. और उसी चेंज को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, डेली वेरिएशन. उसी चेंज को हम क्या कह रहे हैं, डेली वेरिएशन.
क्लियर? 24 आवर्स में जो चेंज आ रहा है, 24 आवर्स कब हो रहा है? जब अर्थ अपनी ओन एक्सिस के अबाउट एक रोटेशन कंप्लीट कर ले रही है, 360 डिग्री रोटेट हो जा रही है। उस वजह से जो चेंज इन डिक्लिनेशन है, उस चेंज इन डिक्लिनेशन को हम क्या कह रहे हैं? डेली वेरिएशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेली वेरिएशन किस वजह से होता है? तो अर्थ की ओन एक्सिस के अबाउट वन रोटेशन कंप्लीट करने पर जो वेरिएशन आता है वो होता है आपका डेली वेरिएशन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ईएसी में पूछा जाता है, बाकी छोटी मोटी एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो ये पूछा जा सकता है। क्लियर? सर डिक्लिनेशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। डिक्लिनेशन के क्वेश्चन यदि नहीं बन रहे हैं आपसे तो आप वापस कल का वीडियो देखिएगा और फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछिएगा। यस, गुड इवनिंग राकेश। चलो, तो एक बात इतनी समझ में आ गई आपको डेली वेरिएशन के बारे में। बात करते हैं सेकंड, एनुअल वेरिएशन और ईयरली वेरिएशन। नाम से लग रहा है एनुअल, एक साल की बात हो रही है, 365 डेज की बात हो रही है। कितनी बात हो रही है? 365 डेज थी। 365 डेज कब होता है? जब अर्थ सन के अबाउट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। 360 डिग्री क्या हो जाती है? रिवॉल्व हो जाती है। 360 डिग्री रिवॉल्व हो चुकी है सन के एक्सिस के अबाउट, ठीक है? तो 365 डेज हो जाता है, वन ईयर हो जाता है। और 1 ईयर में अगेन मूवमेंट हो ही रहा है ना सन आपके अर्थ का। अर्थ अपनी ओन एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर ही रही है, सन के अबाउट भी रिवॉल्व कर रही है ना? यहां पर रोटेशन तो हो ही रहा है और सन के अबाउट भी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो यहां पर जो अपनी ओन एक्सिस के अबाउट जो चेंज देखने को मिल रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हो? डेली वेरिएशन। और एक साल में जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं? एनुअल वेरिएशन। 1 ईयर में जो चेंज आपको देखने को मिलेगा उसको क्या कहेंगे आप? उसको आप कहेंगे ईयरली और एनुअल वेरिएशन। बात क्लियर? एक दिन की बात हुई, 24 आवर्स की, 365 डेज की बात हुई। अब बात करते हैं सेक्युलर वेरिएशन क्या होता है। किसकी बात करते हैं? सेक्युलर वेरिएशन। तो अभी एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हमने बात करा था डिक्लिनेशन का कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल। अब मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन में हो डेल्टा, और मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है कि वेस्ट डायरेक्शन में हो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? दिस इज ऑल्सो डेल्टा, या इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लिख लो आप, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं बोल रहा हूँ, इक्वल मान लेता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बोल रहा था। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन भी होता है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन भी होता है। ये वाले डेल्टा को देखोगे तो ईस्ट की डायरेक्शन में ईस्टर्न डिक्लिनेशन, इस वाले डेल्टा को देखोगे वेस्ट की डायरेक्शन में। दैट मीन्स मैग्नेटिक मेरिडियन कांस्टेंट नहीं, ट्रू मेरिडियन अपनी प्लेस पर कांस्टेंट है, बट मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो वेरी कर रही है। क्या कर रही है? वेरी कर रही है। क्या ये आपको एक पेंडुलम की तरह बिहेव करता हुआ दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ट्रू मेरिडियन के अबाउट एज अ पेंडुलम बिहेव कर रही है ना? एज अ पेंडुलम बिहेव कर रही है। यदि ये ईस्ट की तरफ है तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्ट की तरफ है तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन, और जब ये कॉन्साइड कर जाएगी ट्रू मेरिडियन से, दैट मीन्स जो डिक्लिनेशन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जब ट्रू मेरिडियन कॉन्साइड कर जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन से, दैट मीन्स डिक्लिनेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो डिक्लिनेशन ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड 0, ठीक है? अब बात करते हैं सेक्युलर वेरिएशन। सेक्युलर वेरिएशन में क्या होता है? जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन मान लेते हैं, वेस्टर्न डिक्लिनेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन की अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। क्या है? अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन। इस पोजीशन के बाद वो अगेन वो क्या होगी? अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगी, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगी, ठीक है? तो जहां से अपनी डायरेक्शन चेंज होना वो स्टार्ट हुई है, वहां से लेकर के ईस्ट डायरेक्शन की अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जब वो पहुंचेगी तो उतने टाइम में कितने ईयर्स हो जाते हैं? 150 ईयर्स हो जाते हैं। कितने ईयर्स? 150 ईयर्स। और जब ये रिटर्न होकर के वापस इस पोजीशन पर आएगी, मतलब कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, तो एक साइकिल कंप्लीट होने में लगते हैं कितने? 300 ईयर्स के आसपास। अब ये बुक्स में वेरिएशन देखने को मिल जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बुक्स में। कहीं पर 250 ईयर्स भी लिखा हुआ होता है, ठीक है? कहीं पर 250 ईयर्स भी लिखा होता है। तो कहने का मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। लगभग 200 साल, 250 साल, 300 साल बाद की बात कर रहे हैं कि इतने टाइम में जो वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको डिक्लिनेशन में, वो डिक्लिनेशन का वेरिएशन आपका क्या कहलाएगा? सेक्युलर वेरिएशन। 24 घंटे की बात करी, 24 आवर्स की, 365 डेज की बात करी, और यहां पर एक सेंचुरी से ज्यादा समय की बात कर रहे हैं, मतलब 100 साल से ऊपर की,
ठीक है, 150 साल में ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से यहां तक पहुंचेगा और वापस रिटर्न आने में फिर 150 ईयर्स लगाएगा। दैट मीन्स एक साइकिल कंप्लीट होने में 300 ईयर्स। तो एज अ पेंडुलम बिहेव कर रहा है ट्रू मेरिडियन के अबाउट मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो 300 ईयर्स में जो चेंज आपको देखने को मिलता है उस चेंज को आप बोलते हैं सेक्युलर वेरिएशन। क्लियर? एक लॉन्ग ड्यूरेशन में जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है उसको आप बोल रहे हैं सेक्युलर वेरिएशन। अब बात करते हैं इररेगुलर वेरिएशन की। इररेगुलर वेरिएशन नाम से लग रहा है इररेगुलर है। वेरिएशन किस में? वेरिएशन डिक्लिनेशन में वेरिएशन। डिक्लिनेशन में वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन चेंज हो रही है, इस वजह से आ रहा है। इररेगुलर वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक मेरिडियन ये आपको क्या शो करता है? मैग्नेटिक मेरिडियन आपको ये शो करता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। और ये कैसे पता चला सर हमें? कि हमने फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में कंपास को रखा, कंपास उसी डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में आएगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है एट प्रेजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जा रही है। अब मान लीजिए कि वहां पर क्या आ गया, जिस पोजीशन पर आप देख रहे हो वहां पर अर्थक्वेक आ गया। क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक के कारण अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ड्रेस्टिक चेंज देखने को आपको मिलता है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जब अर्थक्वेक आपको पता है ना कितना कितना 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए आता है, उतने ड्यूरेशन में आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में ड्रास्टिक चेंज एकदम देखने को मिलेगा। एकदम सडन आपको चेंज देखने को मिलेगा। और उसी सडन चेंज को हम क्या कह रहे हैं? इररेगुलर वेरिएशन। उसी सडन चेंज को हम कह रहे हैं इररेगुलर वेरिएशन। तो या तो कहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कहीं पर ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फट गया दैट मीन्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा उस थोड़े समय के लिए। अर्थक्वेक आ गया, कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म आ गया वहां पे। ठीक है, तो इन सब रीजन की वजह से जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलता है, वो चेंज आपका क्या कहलाता है? इररेगुलर वेरिएशन। क्लियर? तो चारों टर्म आपको क्लियर हो गई। अब कोई सी भी टर्म एग्जाम में आएगी आप लोग लिख देंगे। लिखते जाते हैं। फर्स्ट लिखो डेली वेरिएशन। लिखो द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन varies, the magnetic declination varies, the magnetic declination varies, the magnetic declination varies, VARIES, varies मतलब वेरी कर रही है। The magnetic declination varies due to rotation of earth, due to rotation of earth. The magnetic declination varies due to rotation of earth, due to rotation of earth on its own axis, on its own axis, on its own axis in 24 hours, in 24 hours. The magnetic declination varies due to rotation of earth on its own axis in 24 hours. Next लिखिए annual oblique yearly variation. Annual oblique yearly variation. लिखिए इसमें एनुअल वेरिएशन में द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, due to revolving of earth with its axis. The magnetic declination varies due to revolving of earth, revolving of earth with its axis, with its axis inclined, with its axis inclined in an elliptical path,
इन एन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल है ना, ELLIPTICA, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ the magnetic declination varies due to revolving of earth with its axis inclined in an elliptical path around the sun, around the sun, around the sun during a year, around the sun during a year, during a year, during a year. Next लिखो secular variation. Next one is secular variation. इसमें लिखिए the magnetic declination, the magnetic declination, the magnetic declination after 150 years, secular variation, थर्ड पॉइंट में लिखिए the magnetic declination after 150 years, the magnetic declination after 150 years swings from one direction to opposite, swings from one direction to opposite, swings from one direction to opposite, hence declination varies, hence declination varies. This variation is known as secular variation. This variation is known as secular variation. Next लिखो irregular variation. Next one is irregular variation. Irregular variation, इसमें लिखिए occurrence of magnetic disturbance, occurrence of magnetic disturbance cause a change in earth magnetic field, occurrence of magnetic disturbance cause CAUSE, cause a change in earth's magnetic field, a change in earth's magnetic field in an irregular manner, in an irregular manner, in an irregular manner. Occurrence of magnetic disturbance cause a change in earth's magnetic field in an irregular manner, in an irregular manner. नीचे वाली लाइन से लिखिए causes, नीचे वाली लाइन से लिखिए cause, क्या कारण है cause, earthquake, comma, volcanic eruption, volcanic eruption, volcanic eruption.
पंकज कुमार कह रहे हैं सर कितने पेज छोड़ें आज ज्वाइन करें, बता दो भाई कोई कितने पेजेस छोड़ना है इनको। सेकेंड पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एनुअल वेरिएशन वाला रिपीट कर रहा हूं, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वेरीज ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ with its axis inclined in an elliptical path around the sun during a year. बेटा 100 पेजेस के आसपास हो गए, 100। कोई 100 कह रहा है, कोई 32 कह रहा है, कोई 79 कह रहा है। वो बच्चा क्या करेगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा वो तो। इरेगुलर वेरिएशन रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑकरेंस ऑफ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, ऑकरेंस ऑफ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस cause a change in Earth's magnetic field in an irregular manner. बेटा 80 पेजेस बोथ साइड, मतलब टोटल 40 पेजेस छोड़ोगे आप, हर एक पेज का 2 साइड, टोटल 80 साइड्स, ठीक है। वॉइस आ रही है बेटा, जिनको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है वॉइस क्लियर है, आपकी हैंड से कोई प्रॉब्लम होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यार अमन तिवारी वॉइस का बार बार बोल रहे हैं, वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी को, मुझे बताओ एक बार। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है वॉइस में, आपके हैंड से प्रॉब्लम होगी, आप आपके डिवाइस को देखिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप। एक एंगल आपने देखा डिक्लिनेशन, है ना, हॉरिजॉन्टल एंगल था डिक्लिनेशन, दी हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इतनी बात तो आपको क्लियर थी। अब ये एंगल ऑफ डिप को समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिएगा एंगल ऑफ डिप क्या कह रहा है, इसको समझने पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कहीं पर नहीं समझ आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है, और मैं आपको एक इमेज भी सेंड करूंगा इससे रिलेटेड। तो बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। द वर्टिकल एंगल, पहले डेफिनेशन बोल देता हूं, द वर्टिकल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन या मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ और विथ द हॉरिजॉन्टल, द वर्टिकल एंगल, क्या बोला मैंने, वर्टिकल एंगल। डिक्लिनेशन की बात करी थी वो हॉरिजॉन्टल एंगल था, अब एंगल ऑफ डिप की बात कर रहा हूं वो वर्टिकल एंगल है, समझना वापस से। अभी तक आपके पास जो कंपास था, उस कंपास में जो निडल थी, वो निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती थी, इसी वजह से आप हॉरिजॉन्टल एंगल को वहां पर मेजर कर पा रहे थे, हॉरिजॉन्टल एंगल में क्या कर सकती थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती थी। अब आप, यदि आपके पास ये कंपास है जिसमें निडल केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकती है, आप इस वर्टिकल एंगल को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहां पर एक दूसरा कंपास की नीड होगी, ठीक है, एक दूसरे कंपास की आपको यहां पर नीड होगी।
ये मैं एलिवेशन बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, एलिवेशन। ये आपको एलिवेशन दिख रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? ये निडल जो है, मैग्नेटिक निडल, वो इस तरीके से मूव कर सकती है। ये एलिवेशन देख रहे हैं आप, ये प्लान नहीं देख रहे हैं, ये एलिवेशन है, फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू। ये निडल कुछ इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में, निडल वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकती है। निडल किस प्लेन में मूव कर सकती है, वर्टिकल प्लेन में। अभी तक आपने देखा वो इस प्लेन में मूव कर रही थी, लेकिन अब निडल वर्टिकल प्लेन में मूव कर सकती है, ठीक। अब सुनते जाइएगा ध्यान से। इस पोजीशन पे जहां मैं खड़ा हूं, अज्यूम कर लेते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहां से इस तरीके से पास हो रही है। ये डायरेक्शन है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, और आप सभी को पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी निडल रेस्ट कंडीशन में आएगी। तो मैंने फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में यहाँ पर कंपास को रखा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रही थी, तो ये जो निडल है ये डायरेक्शन शो करेगी। ये निडल इस वाली डायरेक्शन को शो करेगी जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो मैग्नेटिक, ये एक्चुअली ये डायरेक्शन कौन सी है, ये यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो द हॉरिजॉन्टल द वर्टिकल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन विथ द सरफेस ऑफ अर्थ और विथ द हॉरिजॉन्टल, विद द सरफेस ऑफ अर्थ और विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप। ये हॉरिजॉन्टल, दैट मींस अर्थ का सरफेस है। ये निडल है, ये निडल मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन को शो कर रही है। इस पोजीशन में मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन यहां पर है, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन को ये क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। तो द वर्टिकल एंगल, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है, this vertical angle between the magnetic force direction with the surface of earth or with the horizontal is called angle of dip, is called angle of dip, clear। अब ये angle of dip वेरी करता है from equator to pole, from equator to pole वेरिएशन इसमें आपको देखने को मिलता है इसकी वैल्यूज में, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो रही है, चेंज है। देखो कैसे, अब इसका एक्चुअली डायग्राम 3D में समझ में आता है हमें। मैं इसके लिए आपको एक इमेज भी सेंड करूंगा, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। यदि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही ड्रॉ कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक मैंने ड्रॉ कर दी, क्लियर। ये इसका एरो बना दिया हमने, डायरेक्शन। क्या यहां पर ये डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है क्या? यस सर। यदि मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना है, इस वाले पॉइंट पे, तो मैं क्या करूं सर, एक काम करिए, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्या करूं, इस पे सर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे डिटरमाइन करना हो तो सर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, सर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो सर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट। तो जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मुझे चाहिए, अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स की, उस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के जिस भी पॉइंट पे चाहिए आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वहां पर हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये डायरेक्शन आप निडल की हेल्प से भी देख सकते हैं, क्योंकि निडल जिस डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में आएगी, यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, यहाँ से ऐसी पास हो रही है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे डायरेक्शन ये है, तो निडल उसी डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में आएगी, तो डायरेक्शन डायरेक्ट आपको पता चल गई निडल की हेल्प से। क्लियर, निडल की हेल्प से डायरेक्ट पता चल गई। अब यदि मैं बात करूं किसकी, पोल की, दिस इज पोल, और मैं बात करता हूं इक्वेटर की। इक्वेटर इसके 90 डिग्री पे, ठीक है, यहां पर आपको पता है क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है, इक्वेटर। सो यदि मान लीजिए कि मैं इक्वेटर की अर्थ की सरफेस पे कहां पर हूं, इक्वेटर की पोजीशन पे हूं। कहां पर, इक्वेटर की पोजीशन पे।
और एक बार मैं हूं डायरेक्ट पोल पे चला गया, मैं इस कंपास को लेकर के डायरेक्टली कहां चला गया, पोल पे चला गया। एक बार मैं इक्वेटर पे हूं और एक बार मैं पोल पे चला गया। अब जब मैं इक्वेटर पे हूं तो ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू इक्वेटर पे होती है 0। कितनी होती है इक्वेटर पे, 0। और जब मैं पोल पे चले जाऊं तो ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। अब दोनों का मीनिंग समझते हैं। जब आप इक्वेटर पे हैं तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी है, 0। क्या शो करेगा ये, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का एंगल अर्थ की सरफेस के साथ, मतलब कि ये वाला एंगल है ना। अब इक्वेटर की पोजीशन पे हो तो ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अर्थ सरफेस के पैरेलल है। अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अर्थ सरफेस के पैरेलल है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0। पोल पे मैं चला गया तो पोल पे अर्थ की सरफेस ये रही, और इस बार जो निडल है वो एकदम वर्टिकल रहेगी। क्या रहेगी, एकदम वर्टिकल रहेगी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन का एंगल अर्थ की सरफेस के साथ कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको 3D में इमेजिन करो। देखो ये एक अर्थ दिख रही है आपको, है ना, ये एक अर्थ दिख रही है। यहां पर इक्वेटर है, यहां पर है पोल। ठीक, मैं इक्वेटर वाली पोजीशन पे हूं, यहां पर मुझे कुछ इस टाइप का एंगल दिख रहा है। इस टाइप का मतलब कि अर्थ सरफेस के साथ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 0। अब जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं, मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं, देखते जाइएगा निडल। जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं, यहां पर एंगल में मुझे वेरिएशन देखने को मिल रहा है, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब इसको मैं साइड से बता रहा हूं आपको, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और फाइनली जब पोल पे आप पहुंच गए तो निडल की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, अर्थ की सरफेस हॉरिजॉन्टल है, उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यदि आप इसको इमेजिन नहीं कर पाए तो मैं एक इमेज भेजूंगा आप लोगों को, उस इमेज को आप देखिएगा। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। द वर्टिकल एंगल the vertical angle of magnetic flux direction the vertical angle of magnetic flux direction with the surface of earth ब्रैकेट में लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, with the surface of earth ब्रैकेट में लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, is called angle of dip, is called angle of dip, angle of dip। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं the value of angle of dip at equator 0 degree, second at pole it is 90 degree। At equator it is 0 degree and at pole it is 90 degree। ठीक है, एट इक्वेटर 0, एट पोल 90 डिग्री, एंड एट एनी अदर पोजीशन कोई अदर पोजीशन पे जो इक्वेटर और पोल के बीच में लाई कर रही है, तो इसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच होगी। 0 से 90 डिग्री वेरी करती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू में कितना वेरिएशन होता है ये आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर कितना होगा, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, so the figure that you have drawn is showing that the magnetic field direction is perpendicular to equator।
बेटा आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड की सर डायरेक्शन जो है, ये इक्वेटर पे यदि हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये सर परपेंडिकुलर दिख रही है यहाँ से, है ना। ये आप ये बोल रहे हो कि सर ये इक्वेटर से परपेंडिकुलर दिख रही है। चलो ठीक है, अब मुझे आप लोग बताइएगा कि ये अर्थ है, अर्थ की इस पोजीशन पे आप खड़े हो, इस पोजीशन पे, ठीक है। आपको अर्थ की सरफेस यहाँ पर, ये बहुत छोटे वे में बता रहा हूँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ जैसे मान लो, तो मुझे यहाँ पर पूरी ग्राउंड कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। ग्राउंड कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है, ठीक है ना। ये मुझे ग्राउंड क्या दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। अब इसी समय मान लो अर्थ के किसी दूसरी साइड, मान लो अमेरिका में कोई बंदा यहाँ पर है ना, अमेरिका में बंदा यहाँ पर है, वो उसकी पोजीशन ऐसी उल्टी होगी क्या, उसको भी यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, ग्राउंड प्रोफाइल फ्लैट ही दिख रही होगी, उसको भी ग्राउंड प्रोफाइल तो फ्लैट ही दिख रही होगी ना। या मैं इस अर्थ को उठा करके ऐसा घुमा दूं तो अभी भी उसके लिए तो ये पोजीशन हॉरिजॉन्टल है। यदि कोई बंदा यहाँ पर है, उसके लिए ये पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल। तो कोई बंदा यहाँ पर है, यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए ये पोजीशन, उसके लिए यहाँ पर ये पोजीशन जो होगी ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जीरो एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना फॉर्म कर रहा है, जीरो एंगल। तो थीटा कितना हो गया, एंगल ऑफ डिप कितना हो गया, जीरो। दोनों पैरेलल है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज कंपास, this is compass and this is magnetic needle, magnetic needle, magnetic needle। क्लियर है पॉइंट। एक हॉरिजॉन्टल एंगल है जिसको आप डिक्लिनेशन कह रहे हो, और एक वर्टिकल एंगल है जो अर्थ की सरफेस के साथ फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, किस तरफ है, इस तरफ है। बंदा यहां से इक्वेटर से यदि पोल पे पहुंच जाएगा, पोल पे जब दिखेगा तो अर्थ की सरफेस के साथ ये एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री। अब ये डायग्राम से आप बोल रहे होंगे सर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल दिख रही है हमको, यहाँ हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ठीक है। मैं एक इमेज भेज दूंगा आप लोगों को, उस इमेज में आप देखिएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करेगा एट पोल। अब 3D तो मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगा, 3D तो मैं वहां बना नहीं पाऊंगा। क्लियर बात। ठीक है, इसमें इतना ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां पर वर्टिकल एंगल पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, वर्टिकल एंगल पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्लियर, चलो यहां तक क्लियर है। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ लाइंस आपको एंड में लिखवाऊंगा। एंड में आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, एगोनिक लाइन क्या होती है, आइसोक्लिनिक लाइन क्या होती है, एक्लिनिक लाइन क्या होती है, ठीक, एक्लिनिक लाइन क्या होती है, ये मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अभी तक आपने WCB देखा है, होल सर्कल बियरिंग। आपने अभी तक देखा है QB, क्वाड्रेंटल बियरिंग। सर 12th में डीप एंगल पढ़े थे? हाँ पढ़े थे तो समझ में आ गया होगा फिर तो, यदि 12th में, क्योंकि जो 12th 11 12th की आपकी जो बुक्स वगैरह होती है उसमें बहुत बेहतरीन डायग्राम बने होते हैं, एकदम कलरफुल बुक होती है और उसमें डायग्राम बहुत बढ़िया बने होते हैं। मैं आपको एक इमेज भी भेज दूंगा, ठीक है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। यदि आप इसको इमेजिन नहीं कर पाए हैं, मैंने अभी इमेजिन करवाया आपको, आप शायद इमेजिन नहीं कर पाए होंगे
कि ये निडल हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, जैसे ही मैं पोल पे पहुंच जाऊंगा इसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग की बात करते हैं। अब तक आपने WCB पढ़ा है, RB पढ़ा है, ठीक है। WCB से RB में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आपने देख लिया, आपने डिक्लिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। अब बात करते हैं फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग की। जब हमने प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग लिखा था, द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज ट्रैवर्सिंग, तो हमने वहां पर 2 ट्रैवर्स बनाए थे। एक था ओपन ट्रैवर्स जो कि मैं अभी बना रहा हूं, और एक था आपका क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। तो सपोज A, B, C एंड D, यहां पर मैंने क्या करा, एक ओपन ट्रैवर्स फॉर्म करा, एक ओपन ट्रैवर्स। AB लाइन की बियरिंग है आपके पास, दिस बियरिंग इज θ1, BC लाइन की बियरिंग कितनी है, θ2, CD लाइन की बियरिंग कितनी है, θ3। अब तक हम ये बोलते आ रहे हैं कि व्हाट इज θ1, बियरिंग ऑफ लाइन AB। लेकिन यहां पर हम और स्पेसिफाई करेंगे इसको कि व्हाट इज θ1, इट इज फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB। अब तक मैं बियरिंग वर्ड यूज कर रहा था, लेकिन मैं अब क्या यूज करूंगा, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, क्योंकि मुझे उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद भले ही मैं बियरिंग वर्ड यूज कर लूं। यदि मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि मेरा डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या था, आप बोलेंगे सर A to B, B to C, C to D, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे। मतलब कि सर आपने सबसे पहले कंपास को A पर रखा होगा, रेंजिंग रॉड को B पर रखा, आपने यहां पर उसकी बियरिंग नोट करी विद द हेल्प ऑफ कंपास। फिर आपने कंपास को A से हटा करके रखा B पर, रेंजिंग रॉड B से उठा करके रखी C पर, एक बियरिंग नोट करा θ2। सिमिलरली आगे आप करते गए। तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया, आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे ही आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और डायरेक्शन ऑफ सर्वे है हमारा A to B, B to C, C to D, यही डायरेक्शन ऑफ सर्वे। जब मैं A से B को देख रहा हूं मतलब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं, मैं जब B से C को देख रहा हूं मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं, C से D को देख रहा हूं दैट मीन्स मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं। लेकिन मैं जब B से A को देखूंगा दैट मीन्स मैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अगेंस्ट देख रहा हूं, उसके अपोजिट देख रहा हूं, दैट मीन्स वो उसका बैक बियरिंग होगा। क्या होगा, बैक बियरिंग। यदि मैं C से B को देख रहा हूं मतलब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं, D से C को देख रहा हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं। तो चलो एक काम ये करते हैं, A पर रखा कंपास, B पर रखा रेंजिंग रॉड, θ1 नोट कर लिया, रेंजिंग रॉड को हटा करके वापस A पर रख दिया, कंपास को रख दिया B पर, और B पर रखे कंपास से आपने A पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करा, मतलब कि आप रिवर्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, और आपके पास ये एक बियरिंग आ गई। सपोज दिस बियरिंग इज θ2 डैश, सपोज दिस बियरिंग इज व्हाट, θ2 डैश। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है कि सर आपने नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों लिया। सर नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा हमने ये देखा है कि WCB को रिप्रेजेंट करते हैं, होल सर्कल बियरिंग को। तो यहां पर मैं जिस कंपास के थ्रू उन लाइंस की बियरिंग को नोट कर रहा हूं वो WCB सिस्टम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, WCB सिस्टम पर बेस्ड है, जो आपको डायरेक्टली WCB देगा किसी भी लाइन की। इस वजह से मैंने यहां नॉर्थ से लिया है, ठीक है। आप ऐसे कंपास को भी यूज कर सकते हो जो रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम पर बेस्ड है। तब मैं यहां पर नॉर्थ से ना लेते हुए मैं यहां साउथ से ले लूंगा, मतलब जो भी रिड्यूस बेयरिंग के कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं फॉलो करवा दूंगा यहां पे। नेक्स्ट मैंने क्या करा, B पर रखा कंपास को, A पर रखा रेंजिंग रॉड को, ये बियरिंग को नोट कर लिया, सपोज दिस बियरिंग इज θ2, और C की बियरिंग θ2 को मैंने यहां पर नोट कर लिया, θ2 एंड θ2 डैश। कंपास को B से उठा करके रखा C पर, और C से B पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करा, मतलब मैं सर्वे की डायरेक्शन के अगेंस्ट देख रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं θ3 डैश से। फिर मैंने कंपास को रखा D पर और मैं C पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड कर रहा हूं, अगेन मैं क्या कर रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं θ4 डैश से। किससे, θ4 डैश से, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलोंग जो भी बियरिंग्स होगी वो सारी फोर बियरिंग, और उसके अगेंस्ट जो भी बियरिंग्स होगी वो सारी बैक बियरिंग। सो यहां पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज θ1, θ1 इज फोर बियरिंग। अब पूरा सुनना स्टेटमेंट, व्हाट इज θ1, फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB। लाइन भी सुनना, लाइन में मैंने क्या बोला है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB। क्या बोला है, फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB। व्हाट इज θ2, सर इट इज फोर बियरिंग ऑफ लाइन BC। व्हाट इज θ3,
इट इज फोर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी, फोर बियरिंग ऑफ लाइन सी डी। ठीक है सर, थीटा टू डैश को यहां पर लिखोगे आप तो व्हाट इज थीटा टू डैश? सर थीटा टू डैश ये बैक बियरिंग होगी सर, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अगेंस्ट देख रहे हैं। थीटा टू डैश मतलब बी से ए को देख रहे हैं हम, बी से ए को देख रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। सो व्हाट इज थीटा टू डैश? इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन में देखा बी से ए को, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, ए बी लाइन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ए से बी है, मैंने उसको बी से ए को देखा तो इसी लाइन ए बी को मैं रिवर्स डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो ए बी लाइन की ये बैक बियरिंग होगी। दैट मीन्स थीटा टू डैश इज बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, इज व्हाट? बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, थीटा थ्री डैश, बताइए मुझे थीटा थ्री डैश क्या होगा? सर थीटा थ्री डैश में हमने सी से बी को देखा है, मतलब बीसी लाइन को रिवर्स देख, बीसी लाइन को रिवर्स डायरेक्शन में देखा है हमने। दैट मीन्स बीसी लाइन की बैक बेयरिंग। सो बीसी लाइन की बैक बेयरिंग आपकी क्या हो जाएगी? थीटा थ्री डैश। थीटा फोर डैश को आप क्या बोल सकते हो? सर इट इज बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी। आप डी से सी को देख रहे हैं, सी डी, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सी डी। क्लियर? अब आपको यदि केवल क्वेश्चन में ये गिवन है कि बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज थीटा टू डैश या 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी गिवन है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि बी से ए को देखना है, बी से ए को देखना है। यदि आपको फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी गिवन है, दैट मीन्स ए से बी को देखना है, ए से बी को देखना है। बैक बेयरिंग गिवन है मतलब बी से ए को देखना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे यहां पर रिवर्स कर देता हूं। क्या करता हूं? डायरेक्शन ऑफ सर्वे रिवर्स कर देता हूं और एबीसीडी एज इट इज रहने देता हूं। A to B, B to C एंड C to D। इस बार मैंने क्या करा? सबसे पहले कंपास को रख दिया D पर, C पर रखा, फिर B पर रखा, फिर A पर रखा। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेरा ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ सर्वे। D से जब मैं C को देख रहा हूं, दैट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ सर्वे, सर्वे की डायरेक्शन में देख रहा हूं। दैट मीन्स सपोज दिस बियरिंग इज थीटा, थीटा, इसको नाम दे देते हैं थीटा फोर डैश, थीटा फोर डैश। ठीक है, CB को यहां पर हम नाम दे देते हैं थीटा थ्री डैश, BA को यहां पर हम नाम दे देते हैं थीटा टू डैश, थीटा टू डैश। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अगेंस्ट आप देख रहे हो, मतलब कि A से B को आप देख रहे हो, सपोज दिस इज थीटा वन। आप B से C को देख रहे हैं, दिस इज थीटा टू। आप C से D को देख रहे हैं, दिस इज थीटा थ्री, थीटा थ्री। पहले आपने कंपास रखा है D पर, स्टार्ट हुआ है सर्वे D से, यहां पर सर्वे A से स्टार्ट हुआ था, यहां पर सर्वे D से स्टार्ट हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ सर्वे आपकी इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे इस तरफ है। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो आप उसको फोर बेयरिंग लिखेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो बैक बेयरिंग लिखेंगे। तो थीटा फोर डैश में आपने D से C को देखा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलोंग देखा है आपने, दैट मीन्स फोर बेयरिंग हो जाएगी थीटा फोर डैश। व्हाट इज थीटा फोर डैश? इट इज फोर बियरिंग, फोर बियरिंग, फोर बियरिंग ऑफ लाइन। कमेंट करके बताओ, फोर बियरिंग ऑफ लाइन क्या लिखूं मैं यहाँ पे? DC लिखूं या CD लिखूं? कमेंट करके बताओ, फोर बियरिंग ऑफ लाइन DC लिखें या CD लिखें, या दोनों का मीनिंग एक ही है? ओके, DC लिखेंगे। यस, गुड। क्या लिखेंगे? फोर बेयरिंग ऑफ लाइन DC। यदि आप यहां पर फोर बेयरिंग ऑफ लाइन CD लिख देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर बेयरिंग ऑफ CD लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फोर बेयरिंग ऑफ DC
मतलब आप डी से सी को देख रहे हैं, यदि आपने सी डी लिख दिया दैट मीन सी से आप डी को थोड़ा ना देख रहे थे यहाँ पे, थीटा 4 डैश में तो आपने डी से सी को देखा। क्लियर है? यस सर। व्हाट इज थीटा 3 डैश? इट इज 4 बेयरिंग ऑफ लाइन सी बी। सी से बी को देखा है, 4 बेयरिंग ऑफ लाइन सी बी। व्हाट इज थीटा 2 डैश? इट इज 4 बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए। बी से ए को आप देख रहे हैं, 4 बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए। चलिए ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि मैं यहाँ पर थीटा 1 को क्या लिखूं। थीटा 1 को हम क्या लिखें फटाफट से? थीटा 1 को हम क्या लिखें यहाँ पे? व्हाट इज थीटा 1? व्हाट इज थीटा 1? फोर बेयरिंग ऑफ ए बी? नो। बैक बेयरिंग ऑफ बी ए? बैक बेयरिंग ऑफ बी ए? यस। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर गलत करें, बाकी सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बैक बेयरिंग ऑफ बी ए करेक्ट आंसर है। बी से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो किस लाइन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं? बी ए फॉरवर्ड है, तो आप ए बी को देख रहे हैं, दैट मीन्स बी ए लाइन की बैक बेयरिंग। बी ए लाइन की बैक बेयरिंग ऑफ बी ए। व्हाट इज थीटा 2? इट इज सर बैक बेयरिंग ऑफ सी बी। बैक बेयरिंग ऑफ सी बी। व्हाट इज थीटा 3? इट इज बैक बेयरिंग ऑफ डी सी। बैक बेयरिंग ऑफ डी सी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर समझ ही नहीं आया, पहले यहाँ तक तो सब आ गया था समझ में, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ सर्वे चेंज कर दिया घूम गए सर हम। देखो बैक बेयरिंग ऑफ बी ए बोला है, इसका मीनिंग क्या है? इसका अब मुझे कुछ नहीं देखना, डायरेक्शन ऑफ सर्वे वगैरह मैं नहीं देख रहा। मुझे यहाँ पर गिवन है बैक बेयरिंग ऑफ बी ए, मतलब मैंने ए से बी को देखा है, ए से बी को देखा है। बैक बेयरिंग ऑफ सी बी, बी से सी को देख रहा हूँ। बैक बेयरिंग ऑफ डी सी, सी से डी को देख रहा हूं। बैक बेयरिंग ऑफ ए बी, बी से ए को देख रहा हूं। बैक बेयरिंग ऑफ बी सी, सी से बी को देख रहे हैं। बैक बेयरिंग ऑफ सी डी, डी से सी को देख रहे हैं। फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ए से बी को देख रहे हैं। बस मुझे आगे कुछ नहीं देखना इसके, मुझे इसके आगे कुछ नहीं देखना, यदि इतना समझ में आ गया तो। सर फिर फोर बेयरिंग ऑफ ए बी क्या होगा? कपिल फोर बेयरिंग ऑफ ए बी यहां पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फोर बेयरिंग ऑफ ए बी कुछ भी नहीं है। यदि मैं डायरेक्शन ऑफ सर्वे को चेंज कर दूं तो फोर बेयरिंग ऑफ ए बी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो आपका बैक बेयरिंग ऑफ बी ए है, जो बैक बेयरिंग ऑफ बी ए है, जिसको आप थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो, यदि मैंने यहां पर डायरेक्शन ऑफ सर्वे चलो मान लो चेंज भी कर दिया मैंने, तो मैं इसी को क्या बोल पाऊंगा? फोर बेयरिंग ऑफ थीटा 1 को क्या बोल पाऊंगा? फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। तो बैक बेयरिंग ऑफ बी ए ही मेरी फोर बेयरिंग ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगी। ये यहां पर दिख भी रहा है आपको, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी। तो मैंने डायग्राम तो दोनों सेम बनाए, डायग्राम दोनों सेम है, थीटा 1 थीटा 2 सब सेम है, लेकिन एक में आप फोर बेयरिंग बोल रहे हो, एक में बैक बेयरिंग बोल रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअल पहले तो मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कर रहा हूं यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे से हमें कैसे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग को समझना है। उसके बाद जब मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, जब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, तब ये डेफिनेटली ये दोनों सेम है ना, तब ये बिल्कुल सेम है। मैं वहां पर ये बोल दूंगा, फिर क्या बोल दूंगा कि बैक बेयरिंग ऑफ बी ए इज व्हाट इज इक्वल टू फोर बेयरिंग ऑफ ए बी। वहां पे मैं बोल दूंगा भले डायरेक्शन ऑफ सर्वे ये हो, भले डायरेक्शन ऑफ सर्वे ये हो, वहां पे ये चीज मैं बोल दूंगा। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, पहले अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो मुझे यहां पर क्या समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलॉन्ग जो भी बियरिंग है वो फोर बेयरिंग है, और अगेंस्ट जो भी है वो बैक बेयरिंग। क्लियर? आगे और क्वेश्चन करते जाएंगे तो इस पे दोनों में डिफरेंस और समझ में आते जाएगा। अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपकी डेवलप करी है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोज ट्रैवर्स के केस में भी सेम होगा, जैसा ओपन ट्रैवर्स के केस में वैसा का वैसा क्लोज ट्रैवर्स केस में हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो दो लाइन यहां पर ए बी आपको दिख रही है, इसको यहां से उठा करके यहां पर रख रहा हूं। इन दो लाइन ए बी को यहां से हटा करके मैंने रख दिया यहां पर, ठीक है, ए एंड बी।
आप ए से बी को देख रहे हैं, दिस इज थीटा वन, आपने बी से ए को देखा, दिस इज थीटा टू डैश, थीटा टू डैश, थीटा टू डैश। क्लियर? चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर पूछता हूं कि ये थीटा वन जो है वो आपको सभी को पता है फोर बेरिंग ऑफ ए बी है, थीटा टू डैश भी आपको पता है बैक बेरिंग ऑफ ए बी है। ये थीटा वन दिख रहा है, मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है सर, यदि ये एंगल थीटा है वन है तो ये वाला एंगल भी थीटा वन होगा, यहां से यहां तक का। सर यदि ये एंगल थीटा वन है तो ये वाला एंगल भी, ये एंगल भी कितना होगा सर? थीटा वन ही होगा। कितना होगा? थीटा वन ही होगा। ये एंगल भी थीटा वन होगा, है ना? थीटा वन होगा, यस सर थीटा वन होगा। अब ये थीटा टू डैश को क्या आप 180 डिग्री प्लस थीटा वन लिख सकते हो क्या? सर ये थीटा टू डैश को हम 180 डिग्री प्लस थीटा वन लिख सकते हैं क्या? यस सर, क्योंकि हमें ये पता है कि यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री में यदि हम थीटा वन को ऐड कर दें तो थीटा टू डैश के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज थीटा टू डैश? सर इट इज 180 डिग्री प्लस थीटा वन, 180 डिग्री प्लस थीटा वन। What is theta 2 dash? So theta 2 dash is back bearing of AB. Back bearing of AB equal to 180 degree plus theta 1. What is theta 1? It is sir fore bearing of AB. It is fore bearing of AB. So यहाँ से रिजल्ट क्या निकल रहा है हमारे पास कि बैक बेयरिंग ऑफ लाइन AB माइनस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन AB इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस इज व्हाट? 180 डिग्री। क्लियर है बात? 180 डिग्री। और यदि मैं इसी लाइन को, यदि मेरा डायरेक्शन ऑफ सर्वे चेंज है तो मैं इसी लाइन को उठा करके यहां पर रख देता हूं, तो अब उस केस में थीटा टू डैश को आप क्या लिखोगे? इट इज सर फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए। थीटा वन को आप क्या लिखेंगे? सर इट इज बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी ए। तो उस केस में क्या आ जाएगा? थीटा टू डैश माइनस थीटा वन इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स फोर बेयरिंग ऑफ बी ए माइनस बैक बेयरिंग ऑफ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले वाले केस में बैक बेयरिंग में से फोर बेयरिंग का माइनस कर रहे हो आप तो 180 डिग्री आ रहा है। सेकेंड केस में फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग माइनस कर रहे हो तो 180 डिग्री आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है, चाहे आप फोर बेयरिंग से बैक बेयरिंग को माइनस करो या बैक बेयरिंग से फोर बेयरिंग को माइनस करो, आपको आंसर 180 डिग्री मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री। अब वो हो सकता है प्लस में मिले, हो सकता है वो माइनस में मिले। सो यहां पर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि फोर बेयरिंग माइनस बैक बेयरिंग इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री, इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री। सो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस कितना हो सकता है? प्लस 180 डिग्री भी हो सकता है और माइनस 180 डिग्री भी हो सकता है। चलो यहां तक मुझे पहले कमेंट करके बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई कि सर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस प्लस माइनस 180 डिग्री यहां पर हो सकता है। ठीक है, सपोज कि यहां पर आपको क्या गिवन होता? यहां पर आपको गिवन होता थीटा वन, दैट मीन्स फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको गिवन होता और आपसे यह बोला जाता कि फाइंड द बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी। बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी दैट मीन्स थीटा टू डैश। फोर बेयरिंग आपको गिवन होता और आपसे पूछा जाता व्हाट इज बैक बेयरिंग, तो आप क्या करते? फोर बेयरिंग में 180 डिग्री ऐड कर देते। फोर बेयरिंग में 180 डिग्री ऐड कर देते। क्लियर? फोर बेयरिंग में 180 डिग्री ऐड कर देते आप। ठीक है, कब ऐड करा आपने? जब फोर बेयरिंग का जो वैल्यू था वो 180 डिग्री से लेस था।
सर ये समझ नहीं आया। चलो, यदि आपको बैक बेरिंग गिवन होता थीटा 2 डैश, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको यदि गिवन होता, बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, और आपसे ये बोला जाता फाइंड द फोर बेरिंग ऑफ ए बी, दैट मीन्स थीटा 1, तो आप क्या करते, बैक बेरिंग ऑफ ए बी में से 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो आपके पास क्या आ जाता, फोर बेरिंग आ जाता। बैक बेरिंग ऑफ ए बी में से 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते आपके पास क्या आ जाता, फोर बेरिंग ऑफ ए बी। तो फोर बेरिंग के थ्रू मैं बैक बेरिंग को डिटरमाइन कर सकता हूं, बैक बेरिंग के थ्रू मैं फोर बेरिंग को डिटरमाइन कर सकता हूं। जब फोर बेरिंग मुझे गिवन था जो कि 180 डिग्री से मुझे लेस दिख रहा है, तो उसी लाइन की बैक बेरिंग डिटरमाइन करने के लिए मैंने 180 डिग्री को उसमें ऐड कर दिया। जब मेरे पास बैक बेरिंग गिवन था जो कि 180 डिग्री से ग्रेटर मुझे दिख रहा है थीटा 2 डैश, और उसी लाइन की फोर बेरिंग यदि मुझे डिटरमाइन करना थी, तो मैंने उस बैक बेरिंग में से 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास फोर बेरिंग आ गई। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी लाइन की आपको फोर बेरिंग गिवन है या बैक बेरिंग आपको गिवन है और उसकी वैल्यू 180 डिग्री से लेस है, और आपको उसी लाइन की फोर बेरिंग या बैक बेरिंग डिटरमाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि फोर बेरिंग जो गिवन है 180 डिग्री से लेस है या ग्रेटर है। तो यदि लेस है तो आप उसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे, और यदि 180 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू आपको गिवन है और उसकी अपोजिट बेरिंग आपको डिटरमाइन करना है, तो आप 180 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब इतना स्टेटमेंट आपको शायद समझ में आधे स्टूडेंट्स को आ गया होगा। ये नोट कर चुके होंगे यहां तक? हाँ, हो गया होगा नोट। if four bearing is less than 180 degree, four bearing of any line है ना, if four bearing of any line is less than 180 degree, then back bearing will be four bearing plus 180 degree, and if four bearing is greater than 180 degree, then back bearing will be equal to four bearing minus 180 degree. Similarly, if back bearing is given to you and its value is less than 180 degree, then the four bearing is equal to back bearing plus 180 degree, and if back bearing is greater than 180 degree, then four bearing will be equal to back bearing minus 180 degree. For example, if four bearing of line AB is 30 degree, find back bearing of line AB. बताएं क्या आंसर आएगा? यदि किसी लाइन AB की फोर बेरिंग 30 डिग्री गिवन है और आपको बैक बेरिंग पूछी उस लाइन AB की, कितना आंसर आएगा? यस करेक्ट, 210 डिग्री। कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। सो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, पहले आप चेक करेंगे कि फोर बेयरिंग जो भी बेयरिंग गिवन हो, चाहे फोर बेयरिंग हो बैक बेयरिंग हो, कितना है? 180 डिग्री से लेस है क्या? यस लेस है, तो 180 डिग्री ऐड कर देंगे। सो 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री आप ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 210 डिग्री। 210 डिग्री करेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ फोर बेयरिंग of line AB is 210 degree, कितना? 210 degree. Find back bearing of line AB.
फोर बेरिंग यदि आपको 210 डिग्री गिवन है, बताइए बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना होगा? बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना होगा? यस करेक्ट। जो भी बियरिंग आपको गिवन है वो 180 से ग्रेटर है, तो बैक बेरिंग डिटरमाइन करने के लिए आप उसमें से 180 डिग्री को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। सो 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, यस। तो फोर बेरिंग बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फोर बेरिंग क्या होता है, बैक बेरिंग क्या होता है, फोर बेरिंग से कैसे बैक बेरिंग डिटरमाइन करेंगे, बैक बेरिंग से कैसे फोर बेरिंग डिटरमाइन करेंगे, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होता है, प्लस माइनस 180 डिग्री। क्लियर बात, प्लस माइनस 180 डिग्री। अब मैं आपको ये केस, नेक्स्ट केस पढ़ाता हूं। नेक्स्ट केस, सपोज कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आना कितना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, लेकिन फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस यदि 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तब क्या करें हम? सर ऐसा क्यों हुआ, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है। पहले आप एक काम करिए, यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। जैसे ही कंप्लीट होगा मैसेज ड्रॉप करेगा, डन। यस डन, चलो बहुत बढ़िया। तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है, और वो मिस्टेक हो सकता है कि मैन्युअली हो, मैन्युअली मतलब ह्यूमन एरर हो, या हो सकता है नेचुरल हो। अब सर नेचुरल कैसे पॉसिबल है? नेचुरल पॉसिबल है बेटा, है ना, नेचुरल पॉसिबल है। देखो कैसे, अभी आपने यहाँ पर लिखा है कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री नहीं है तो वहां पर एरर आता है एक, और उस एरर को हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लोकल अट्रैक्शन। आपकी जो मैग्नेटिक निडल है वो लोकली अट्रैक्ट हो गई है। आपकी जो मैग्नेटिक निडल है वो लोकली क्या हो गई? अट्रैक्ट हो गई है। मैग्नेटिक निडल को कौन अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेटिक निडल को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में निडल भी उसी डायरेक्शन में आएगी। अट्रैक्ट हो गई ना, वो उसी डायरेक्शन में आएगी। और यदि मान लीजिए इस मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा यहाँ पर कोई और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है, अब ये बेचारी सीधी सादी ये उससे अट्रैक्ट हो गई, है ना। ये जो निडल है इसको तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोई भी आके मैग्नेटिक फील्ड दे देगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी ये। तो कोई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट होके उस तरफ मुड़ जाएगी। अब ये इस तरफ भी मुड़ सकती है, इस तरफ भी मतलब इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ये वेस्टवर्ड भी हो सकती है, ईस्टवर्ड भी हो सकती है, ठीक है, वेस्टवर्ड भी हो सकती है और ईस्टवर्ड भी हो सकती है। सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन को बताता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ बात हुई यहाँ पॉजिटिव? ये यहाँ पर तो आपको डिफरेंस 180 डिग्री होगा बेटा, है ना। अभी आगे देखते जाओ फिर क्या बोल रहा हूँ मैं।
सो मैग्नेटिक निडल जो है वो लोकली अट्रैक्ट हो रही है, कोई और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आ चुकी है। अब सर ये कोई और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कैसे आई? तो मान लीजिए कि आपने यहां पर रखा था ट्राइपॉड और उसके ऊपर था कंपास, आपको परफॉर्म करना था कंपास सर्वे। पास में से कोई इलेक्ट्रिक वायर जा रहा था, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, उसने अपने एक रीजन में अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर लिया और उसकी रीजन में ही आपका कंपास लाई कर रहा है। यदि उसी रीजन में आपका कंपास लाई कर रहा है तो एक तो ये मैग्नेटिक जो निडल है उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड कौन सी आ रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा ये जो लोकली एक मैग्नेटिक फील्ड अलग से जनरेट हुई है इसके कारण भी ये अट्रैक्ट हो जाएगी निडल और एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट ना करते हुए ये अपनी पोजीशन से डिविएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपनी पोजीशन से डिविएट हो जाएगी। और यदि ये डिविएट होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये डिविएट हो चुकी है? तो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आएगा। यदि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है इसका मतलब कि वो दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। बट यदि ये डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आया दैट मीन्स स्टेशन में कहीं ना कहीं लोकल अट्रैक्शन है। अब इससे रिलेटेड 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करते जाता हूं। एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करते जाता हूं। देखो आप क्या कर रहे हैं, ए स्टेशन पर रखा कंपास, बी स्टेशन पे रखा रेंजिंग रॉड और आपने ए स्टेशन से बियरिंग को नोट कर लिया। सपोज दिस बियरिंग इज व्हाट θ1। आपने अब क्या करा, नेक्स्ट कंपास को उठा करके रखा बी पर और अगेन ए पर रखी रेंजिंग रॉड को साइड करके ये वाली बियरिंग डिटरमाइन कर ली। दिस इज θ2 डैश, दिस इज θ2 डैश। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए आपका 180 डिग्री। ठीक है, प्लस माइनस 180 डिग्री आना चाहिए। अच्छा, यहां पर आप सबसे पहले तो एक तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग क्या है? लोकल अट्रैक्शन। हेडिंग क्या है? लोकल अट्रैक्शन। अब अज्यूम कर लीजिए कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है। किस रीजन से नहीं आ रहा है? ये रीजन मैंने आपको बता दिया कि लोकली कोई वहां पर एक और मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। ठीक, अज्यूम करो कि ए स्टेशन पर जहां पर आपने कंपास रखा है उसके नियर बाय कोई मैग्नेटिक फील्ड है और बी स्टेशन जहां पर आपने कंपास रखा है उसके नियर बाय कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। दैट मीन्स यहां पर जो निडल है वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आपको शो करेगी और यहां पर जो निडल है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट हो चुकी है, वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आपको शो नहीं करेगी। क्लियर? तो यदि ऐसी सिचुएशन है तब आपको ये θ1 की वैल्यू या तो ग्रेटर मिलेगी या स्मॉल मिलेगी, डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में आपकी जो निडल है वो डिविएट हुई है, उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप θ2 डैश में से θ1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 180 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा हो सकती है, पॉजिटिव आए या कुछ वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आए 180 से। ठीक है, नेगेटिव आए। सर मेरा मतलब है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के डायरेक्शन को बताता है ना बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी रोल नहीं है कि पॉजिटिव है तो फोर बेयरिंग को बताएगा, नेगेटिव है तो बैक बेयरिंग को बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला आपको कि पॉजिटिव ये शो कर रहा है नेगेटिव ये शो कर रहा है। सो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ए स्टेशन अफेक्टेड हो लोकल अट्रैक्शन से और बी स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो। यदि कोई भी एक स्टेशन अफेक्टेड है और दूसरा फ्री है तो भी यहां पर आपको 180 डिग्री डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यह भी पॉसिबिलिटी है कि बी स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन हो, ए स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो। ए स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, बी स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है।
बी स्टेशन पर जो मैग्नेटिक नीडल है वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट ना करते हुए डिविएट हो चुकी है, लेकिन ए पर जो नीडल है वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर रही है। तो या तो ए फ्री हो बी अफेक्टेड हो, या बी फ्री हो ए अफेक्टेड हो, तो भी ये डिफरेंस 180 डिग्री देखने को हमें नहीं मिलेगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि ए स्टेशन भी अफेक्टेड हो, बी स्टेशन भी अफेक्टेड हो, दोनों स्टेशन अफेक्टेड हैं लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड से, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड से। सपोज यहां पर 1 डिग्री से आपका मैग्नेटिक नीडल अफेक्टेड है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां पर अज्यूम करते हैं कि यहां पर 2 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अफेक्टेड है। जब दोनों डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ अफेक्टेड हैं लोकल अट्रैक्शन से, तो भी इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी यहां पर हमने देखी, ए अफेक्टेड हो बी फ्री हो, बी अफेक्टेड हो ए फ्री हो, दोनों अफेक्टेड हो विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो भी आपको 180 डिग्री डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट बता रहा हूं, यदि ए स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, बी स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, तो इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आएगा, जो कि अभी तक हमने देखा, यदि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। एक और पॉइंट, यदि दोनों स्टेशन सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हैं, सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू के साथ अफेक्टेड हैं, तब उस केस में इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आएगा। तो जब दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि यदि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आता है, दैट मीन्स वो दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। लेकिन सर दोनों स्टेशन में यदि सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन में लोकल अट्रैक्शन है, तो भी उन दोनों का उस लाइन ए बी का फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, तब तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? एग्री कर रहे हो इस बात से? फटाफट से कमेंट करके बताओ ये 4-5 पॉइंट जितने भी बोले मुझे समझ में आए कि नहीं आए। फटाफट से बोलो, अदरवाइज रिपीट करता हूं। समझ में आ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, समझ आ गए ना? बहुत बढ़िया। तो सेम वैल्यू के साथ अफेक्टेड हैं दोनों स्टेशन, तो रीडिंग का जो डिफरेंस होगा फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का, वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, भले ही सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन के साथ अफेक्टेड हो। हमें क्या कंसीडर करना है? हमें ये कंसीडर करना है कि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री कब होगा? जब दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो, और जब दोनों स्टेशन सेम वैल्यू ऑफ लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो, तो हमें ये कंसीडर कर लेना है कि दोनों फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। ए बी अफेक्टेड है सेम डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड वाला, अगेन समझा दी। देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि ए स्टेशन भी सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू के साथ अफेक्टेड है, बी स्टेशन भी सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू के साथ अफेक्टेड है। ठीक है, तो कंपास की नीडल इस डायरेक्शन में ना होते हुए इस डायरेक्शन में, तो मतलब कि इस पूरे के पूरे फिगर को मैंने रोटेट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे के पूरे फिगर को मैंने रोटेट कर दिया। तो पहले कुछ फिगर ऐसा था, मैंने इसको रोटेट कर दिया। मेरे पास ये डायग्राम है, ये एक पेंटागन है। क्या है? ये एक पेंटागन है। इस पेंटागन को मैंने रोटेट कर दिया। आपकी शीट कुछ इस टाइप की है, ये आपकी शीट इस टाइप की है, और इसी शीट में मैंने इस पेंटागन को ऐसा ना बनाते हुए मैंने इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, और कुछ इस तरीके का फिगर बना लिया। अब इसके एरिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? मान लो कि इसकी बाउंड्री बना करके आपने एरिया डिटरमाइन करा, इसकी बाउंड्री बना करके एरिया डिटरमाइन करा, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। हुआ क्या? पर सर डायग्राम रोटेट हो गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। डायग्राम रोटेट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर इसी को मैं उठा करके कुछ इस तरीके से रख दूं, तो ये मेरा अजम्पशन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होगा।
कब? जब दोनों सेम वैल्यू और सेम डायरेक्शन में अफेक्टेड हो। क्लियर? एक पॉइंट और बच रहा है, एक पॉइंट और बच रहा है, एक पॉइंट ये बच रहा है, ये ए स्टेशन से आपने बियरिंग ली थी, ये बी स्टेशन से आपने बियरिंग ली, ठीक है। सो बी स्टेशन से ए में देखूं तो बी स्टेशन से दो बियरिंग ली गई है, एक तो थीटा 2 डैश, दूसरा थीटा 1, सॉरी थीटा 2, थीटा 2 डैश एंड थीटा 2, ये दो बियरिंग्स मैंने लिए स्टेशन बी से, स्टेशन बी से। अब यदि स्टेशन बी में मैंने लोकल अट्रैक्शन के एरर को डिटरमाइन कर लिया, लोकल अट्रैक्शन के एरर को मैंने डिटरमाइन कर लिया, कैसे कर रहा हूं, कैसे करना है ये मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू। अभी मैं मानो कि इस स्टेशन पे कितना लोकल अट्रैक्शन के कारण मैग्नेटिक नीडल में डिविएशन हो रहा है, लोकल अट्रैक्शन के कारण फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स एरर की वैल्यू यदि मैंने इस स्टेशन बी पे डिटरमाइन कर ली है तो ये एरर के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या लगाना पड़ेगा? करेक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? करेक्शन। तो एरर यदि पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन मुझे नेगेटिव लगाना है, एरर यदि नेगेटिव आ रहा है तो करेक्शन मुझे पॉजिटिव लगाना है। यदि यहां पर एरर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसका मीनिंग ये है कि ये कंपास का स्टेशन तो एक ही है बी, और बी स्टेशन के पास में से कोई इलेक्ट्रिक वायर या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नियर बाय है जो उसको अफेक्ट कर रही है। तो नीडल उसी पोजीशन से, उसी बी स्टेशन से, उसी कंपास से मैं जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स लूंगा उन सारी रीडिंग्स में इस एरर का इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा। दैट मीन्स उस सारी रीडिंग्स में मुझे उस करेक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। हर एक एक इंडिविजुअल लाइन, हर एक एक इंडिविजुअल लाइन की बियरिंग जो मैंने स्टेशन बी से लिए, उन सारी लाइंस की बियरिंग में मुझे करेक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज कि यहां पर कोई करेक्शन आ जाता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मुझे थीटा 2 डैश में भी अप्लाई करना है, थीटा 2 में भी अप्लाई करना है, क्योंकि इस स्टेशन से मैंने दो बियरिंग्स ली है, दो लाइन की बियरिंग्स ली है, एक बीए लाइन की और दूसरी बीसी लाइन की। ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स बोले यदि ये क्लियर हैं तो लोकल अट्रैक्शन के क्वेश्चन सारे बना जाओगे एग्जाम में। तो मतलब हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग नॉट इक्वल टू 180 तो मानेंगे सीधा सीधा है? क्या लिखे हो बाबू? तो मतलब हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है तो मानेंगे सीधा सीधा है। क्या लिख रहे हैं? फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस यदि 180 डिग्री नहीं है मतलब कि स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है। अब हो सकता है कि ए स्टेशन पर हो सकता है बी स्टेशन पर, हो सकता है दोनों स्टेशन में हो, तो चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेशन में। चलो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखते जाओ, हेडिंग डालो लोकल अट्रैक्शन, लिखो आगे। लोकल अट्रैक्शन इज मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, local attraction is magnetic object, local attraction is magnetic object local attraction is magnetic object found near station, found near station local attraction is magnetic object found, local attraction is magnetic object found near station, near station that can deflect, that can deflect. Local attraction is magnetic object found near station, found near station that can
deflect a magnetic needle that can deflect a magnetic needle from exact magnetic north direction, from exact magnetic north direction, exact magnetic north direction at the station, exact magnetic north direction at the station, comma. So in this case, all bearings measured, all bearings measured will be affected. All bearings measured will be affected. रिपीट कर रहा हूं पूरा स्टेटमेंट. लोकल अट्रैक्शन इज मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट found near a station that can deflect a magnetic needle from exact magnetic north direction at the station. So in this case, all bearings measured will be affected. Next point लिखो. Next point. If for any line difference of back bearing, if for any line difference of back bearing and forebearing, difference of back bearing and forebearing is 180 degree, then maybe both stations are free from local attraction, and maybe both are affected by same value of local attraction. But for calculation, it is generally assumed both stations are free from local attraction. But for calculation, it is generally assumed
both stations are free from local attraction. Both stations are free from local attraction. ये सेकेंड पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस पूरा सुनिएगा. इफ फॉर एनी लाइन difference of back bearing and fore bearing is 180 degree, then maybe both stations are free from local attraction, and maybe both stations are affected by same value of local attraction. But for calculation it is generally assumed both stations are free from local attraction. Both stations are free from local attraction. ये आपका सेकेंड पॉइंट था. अब आप लिखिए थर्ड पॉइंट. If difference between forebearing and back bearing, if difference between forebearing and back bearing is not equal to 180 degree, is not equal to 180 degree, then there must be local attraction. Then there must be local attraction at one station or at both stations. So ये था आपका थर्ड पॉइंट. रिपीट कर रहा हूं थर्ड पॉइंट वापस से. इफ डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग is not equal to 180 degree, then there must be local attraction at one station or at both stations. Next point. If any station is affected by if any station is affected by local attraction, then the value of error in all bearings measured from that station will be same. Then the value of error in all bearings measured from that station will be same. डन. लिखा सभी ने इतना सब कुछ. लास्ट वाले पॉइंट में आपने क्या लिखा है?
लास्ट वाले पॉइंट में आपने लिखा है कि यदि कोई स्टेशन अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है तो उस स्टेशन से जितनी भी बियरिंग्स ली है आपने, उन सारी बियरिंग्स में आपको वो एरर का करेक्शन लगाना पड़ेगा। यदि किसी स्टेशन से आपने 5 बियरिंग्स मेजर करे तो आपको उन 5 बियरिंग्स में क्या करना पड़ेगा, एरर को करेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, इतना हो चुका है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। अब लोकल अट्रैक्शन को कैसे डिटरमाइन करें, इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है हमारी डायरेक्ट मेथड और दूसरी मेथड है इंटरनल एंगल मेथड। ठीक है, लेकिन इन दोनों मेथड को समझाने से पहले मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल। सो हेडिंग डालो, इसको अभी कंटिन्यू करेंगे आगे, मेथड्स को, लोकल अट्रैक्शन की मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे आगे। बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट यहां पर हमें समझना जरूरी है और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूडेड एंगल पहले पूरा समझिएगा, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है बहुत बार। चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विसेज ले लो, चाहे आप गेट की एग्जाम ले लो, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी फेल हो जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो है क्या, और यदि ये कॉन्सेप्ट फेल होता है तो हमें क्या अप्रोच करना है एग्जाम में, वो भी बताऊंगा आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या। यहां पर मैं 4 ट्रेवर्स फॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप कुछ लाइंस छोड़ दीजिएगा यदि मेरे साथ साथ डायग्राम आप बना रहे हैं तो। 1 2 3 4 5 लाइंस आप छोड़ दीजिएगा यहां पर आप 5 लाइंस छोड़ दीजिएगा, या आप नहीं भी छोड़ रहे तो लास्ट में लिख लीजिएगा। यहां पर मैं ट्रेवर्स फॉर्म कर रहा हूं। देखिए, एक ट्रेवर्स मैंने कुछ इस तरीके का फॉर्म करा, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, ये एक आपको ट्रेवर्स दिख रहा है। मैं यहां से आपसे ये पूछता हूं कि ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलेंगे सर ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज। ये ट्रेवर्स क्या है, क्लॉकवाइज है सर। ठीक है, एक और बनाते हैं ट्रेवर्स क्लॉकवाइज, ए बी सी एंड डी। ये ट्रेवर्स कैसा है सर, ये ट्रेवर्स भी क्लॉकवाइज है, ये ट्रेवर्स भी क्लॉकवाइज है। एक और ट्रेवर्स बना रहा हूं, ए बी सी एंड डी। ये कैसा ट्रेवर्स है सर, ये ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज है। ये ट्रेवर्स कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सर। एक और बना देते हैं, ए बी सी एंड डी। ये ट्रेवर्स सर, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस ट्रेवर्स में एंगल ए मुझे डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, एंगल ए। तो एंगल ए ये वाला हो जाएगा, एंगल बी ये वाला होगा, एंगल सी ये वाला होगा और एंगल डी ये वाला होगा। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि एंगल ए कौन सा वाला। एंगल ए इंटरनल भी हो सकता है, एंगल ए एक्सटर्नल भी हो सकता है। यदि मैं इसी लाइन को मैं आउटर डायरेक्शन में, मतलब कि ये रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर ज्वाइन करूं, तो भी तो यहाँ पर एंगल ए में इसको भी तो बोल सकता हूँ, एंगल बी में इसको भी बोल सकता हूँ, एंगल सी में इसको भी कह सकता हूँ और एंगल डी में इसको भी कह सकता हूँ। तो जब भी मैं किसी ट्रेवर्स के अंदर के एंगल्स को लिखूंगा, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे इंटरनल एंगल। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल, क्लियर। जब मैं बात करूंगा एक्सटर्नल एंगल की, किसकी, एक्सटर्नल एंगल की, तब हम ये वाला एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल देखेंगे,
मतलब आउटर एंगल, तब इसको हम कहेंगे दिस इज व्हाट एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और एक्सटीरियर, एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर एंगल, और यहां पर इंटरनल एंगल और इंटीरियर एंगल भी आप बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। सर ये तो हमें पता था, बहुत अच्छी बात है, पता था। तो अब देखो यहाँ पर ट्रेवर्स कैसा है आपका। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आप क्या करिए, इस चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप चेंज कर लो, ए बी सी और डी ये चेंज कर लो आप, और यहाँ पर आप करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर मैंने लिया है एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स, और एक मैंने यहाँ पर लिया है क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। क्या लिया है मैंने, क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। अब देखो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स। यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मैंने जब डिफाइन करा तो मैंने आपसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, मैंने जस्ट अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल कह दिया, और बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल बोल दिया। मैंने क्या यहाँ पर आपसे ये बोला क्या कि ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है, ये ट्रेवर्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला आपसे, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला आपसे। या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कि ये ट्रेवर्स आपका क्लॉकवाइज है और ये ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा हमने बात ही नहीं करी। जस्ट अंदर वाले देख लिए इंटीरियर एंगल्स, बाहर वाले देख लिए एक्सटीरियर एंगल्स। लेकिन अब मैं जो इंक्लूडेड एंगल और एक्सक्लूडेड एंगल की बात करूंगा, उसमें हमें ये चीज देखना पड़ेगी कि ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, और वो भी हमें नहीं देखना पड़ेगी यदि हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसकी बात करते हैं। यदि मैं एंगल ए को डिटरमाइन करना चाह रहा हूं, यहां पर कौन सा एंगल ए, इंक्लूडेड एंगल एट ए, इंक्लूडेड एंगल एट ए को यदि हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं यहां पर, तो या चलो बी की बात करते हैं, पहले बी को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले कंपास को ए पर रखा होगा, रेंजिंग रॉड को रखा होगा बी पर, ए से बी की बियरिंग को नोट करा आपने, फिर बी से सी की, सी से डी की, डी से ए को, मतलब कि ये वाला आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे है ना। अब बी से जब आप सी को देख रहे हैं दैट मीन्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, बी से जब आप ए को देख रहे हैं मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो मैं अब इसको क्या कह रहा हूं, दिस लाइन बी ए इज प्रीसीडिंग लाइन, दिस लाइन बी सी इज सक्सीडिंग लाइन या फॉरवर्ड लाइन, सक्सीडिंग लाइन या फॉरवर्ड लाइन। सक्सीडिंग मतलब उसके आगे की लाइन, और प्रीसीडिंग मतलब उसके पीछे वाली लाइन, ठीक है, बैकवर्ड लाइन। तो कॉन्सेप्ट आपका यह कहता है कि आप किसी भी इंक्लूडेड एंगल एट बी या एट एनी स्टेशन आपको डिटरमाइन करना है, तो आप प्रीसीडिंग लाइन को क्या करिए, सक्सीडिंग या फॉरवर्ड लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। प्रीसीडिंग लाइन बी ए, सक्सीडिंग लाइन बी सी, आप प्रीसीडिंग लाइन से कनेक्ट कर दीजिए सक्सीडिंग लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इंक्लूडेड एंगल एट बी मिल जाएगा। यदि आपको इंक्लूडेड एंगल एट सी डिटरमाइन करना है तो सी के लिए सी बी प्रीसीडिंग लाइन है, सी डी फॉरवर्ड लाइन है, प्रीसीडिंग लाइन को आप सक्सीडिंग लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। तो ये एंगल आपको क्या मिल जाएगा, इंक्लूडेड एंगल मिल जाएगा। इंक्लूडेड एंगल एट डी डिटरमाइन करना है तो प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से आप क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। इंक्लूडेड एंगल एट ए डिटरमाइन करना है तो प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से, फॉरवर्ड लाइन से आप क्या कर दीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दीजिए। सो ये जो एंगल्स आपको मिले, इन एंगल्स को आप क्या बोलेंगे, सर ये इंटीरियर एंगल्स है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल। और ये इंटीरियर एंगल को आप इंक्लूडेड एंगल कहेंगे, कब, जब आपका ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये इंटीरियर एंगल ही, दिस इंटीरियर एंगल ही आपके क्या होंगे, इंटीरियर एंगल ही आपके इंक्लूडेड एंगल्स हैं, इंक्लूडेड एंगल्स।
ये इंटीरियर एंगल ही आपके इंक्लूडेड एंगल है। क्लियर? यदि इंक्लूडेड एंगल हमें पता चल गए तो एक्सक्लूडेड एंगल क्या हो जाएगा? इसके आउटर वाला एक्सक्लूडेड एंगल हो जाएगा। ठीक है सर। अब ट्रेवर्स ये सर था हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, तो हम सर रट रहे हैं, काम करते हैं, हम रट लेते हैं कि ट्रेवर्स यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें इंटीरियर एंगल ही आपके पास इंक्लूडेड एंगल होंगे। पहले ये टॉपिक समझ लो पूरा, फिर रट लेना। अब आते हैं इस वाले पे। यहां पर आपको ट्रेवर्स क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहां पर ट्रेवर्स कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। यदि मुझे बी स्टेशन पे इंक्लूडेड एंगल डिटरमाइन करना है तो इंक्लूडेड एंगल की डेफिनेशन क्या कह रही है कि प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दो। बी पर मुझे यहां पर डिटरमाइन करना है इंक्लूडेड एंगल एट बी, सो प्रीसीडिंग लाइन बी ए, सक्सीडिंग लाइन बी सी, प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया। यदि मैं अंदर से कनेक्ट करूंगा तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, तो प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इंक्लूडेड एंगल एट सी डिटरमाइन करना है तो प्रीसीडिंग लाइन को मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सक्सीडिंग लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। इंक्लूडेड एंगल एट डी डिटरमाइन करना है तो प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करा, प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करा। तो इस केस में जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाले एंगल कौन से? एक्सटीरियर एंगल है ना, ये एक्सटर्नल एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो सर जो एक्सटीरियर एंगल है, दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल। क्या होंगे ये? इंक्लूडेड एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल को आप इंक्लूडेड एंगल कहेंगे इस केस में। तो अब बच्चे रट लेते हैं क्या कि सर क्लॉकवाइज ट्रेवर्स यदि हमें दिख रहा है तो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स में जो एक्सक्लूडेड एंगल है वही जो क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है उसमें एक्सटीरियर एंगल ही हमारी इंक्लूडेड एंगल है, और ट्रेवर्स यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा इंटीरियर एंगल ही इंक्लूडेड एंगल है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से कनेक्ट कर दो, आपको इंक्लूडेड एंगल पता चल जाएंगे कौन से होंगे। मैटर नहीं करता कि ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बट वहां से कॉन्सेप्ट लगा करके हमने ये समझ लिया कि जब भी ट्रेवर्स आपका क्लॉकवाइज है तो एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल है, जब भी ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो इंटीरियर एंगल ही इंक्लूडेड एंगल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आपका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट है आपके सामने कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस टाइप से उसको टैकल करना है ये मैं भी सिखा देता हूं आपको। एग्जाम में मान लीजिए आपको पूछा है इंक्लूडेड एंगल एट ए, इंटीरियर और एक्सटीरियर बोला है तब तो दिमाग ही नहीं लगाना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, तब तो हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन जहां पर इंक्लूडेड एंगल की बात आ जाती है तो थोड़ा सा हमें चौकन्ना हो जाना है। इंक्लूडेड एंगल पूछा है, जैसे इंक्लूडेड एंगल पूछा है इंक्लूडेड एंगल एट बी डिटरमाइन करो, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करोगे? प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से कनेक्ट कर दोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ये वाला एंगल डिटरमाइन करोगे। अब मान लो कि ऑप्शन में ये जो आपके पास आंसर आया है वो ऑप्शन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ही नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या करना? ऑप्शन में कॉन्सेप्ट वाइज ये आंसर होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो चुपचाप से जो आंसर आया है उसका अपोजिट एंगल डिटरमाइन कर लो। दैट मीन्स सपोज इंटीरियर एंगल ही इंक्लूडेड एंगल है और आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आप एक्सटीरियर एंगल डिटरमाइन कर लो और देख लो ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन मैच हो गया? क्या हो गया सर? टिक लगा देना आंख बंद करके। क्या करना? टिक लगा देना। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन देखे गए इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट के एग्जाम में, एसएससी में। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना, पहले ऑप्शन दिखता है तो ऑप्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगाना, नहीं दिखता है तो उसका अपोजिट एंगल डिटरमाइन करना, वो दिख रहा है लगा देना,
और यदि दोनों ऑप्शन में दिख जाए तो सर क्या करना है, अभी पूछेगा एक आध बच्चा तो पूछ लेगा सर दोनों दिख जाए तो क्या करना है, फिर चैलेंज करना है ना, फिर चैलेंज करना है उसको। सर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो आप सर, धन्यवाद बाग, धन्यवाद। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस आपको छुड़वाई थी, उसमें मैं कुछ लिखवा देता हूँ, लिखते जाइएगा। द इंक्लूडेड एंगल, लिखिए इसमें इंक्लूडेड एंगल included angle between two lines, included angle between two lines may be, included angles between two lines may be interior angle, may be interior angle or exterior angle, or exterior angle. The included angle between two lines may be interior angle or exterior angle, full stop. When traversing is done anti-clockwise, when traversing is done anti-clockwise, traversing is done anti-clockwise, the included angles are interior. When traversing is done anti-clockwise, the included angles are interior, included angles are interior, whereas in case of clockwise traversing, whereas in case of clockwise traversing, in case of clockwise traversing, these are the exterior one, these are the exterior one. रिपीट करता हूं स्टार्टिंग से। The included angle between two lines may be an interior angle or the exterior angle, full stop. When traversing is done anti-clockwise, when traversing is done anti-clockwise, the included angles are interior, whereas in case of clockwise traversing, these are the exterior one. These are the exterior one. Full stop. Full stop. Included angles are always measured. Included angles are always measured. Included angles are always measured clockwise from preceding line to forward line, from preceding line to forward line.
from preceding line to forward line. रिपीट करने की नीड तो नहीं है, वापस लिखा सभी ने? डन? ये डायग्राम नहीं बनाया तो बना लीजिए। लास्ट पॉइंट एक और बार, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपने लिखा है these included angles always measured these included angles always measured clockwise from preceding line to forward line, from preceding line to forward line। लिखा आप सभी ने कि अभी भी कोई पॉइंट मिसिंग है? कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल आपसे बोला है तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रीसीडिंग लाइन को सक्सीडिंग लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि ट्रेवर्स क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अब जब ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो फिर थोड़ा सा याद कर लेना क्या, कि जब ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका इंटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है, और जब ट्रेवर्स आपका क्लॉकवाइज होता है तब आपका एक्सटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को डिटरमाइन करना है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज बताइए आप लोग, कि यदि आपको किसी ट्रेवर्स में सारी बियरिंग्स गिवन है, बैक बियरिंग, फोर बियरिंग, सारी लाइंस की गिवन है, ए बी लाइन की बैक बियरिंग, फोर बियरिंग गिवन है, बी सी लाइन की बैक बियरिंग, फोर बियरिंग, सी डी लाइन की बैक बियरिंग, फोर बियरिंग, एंड डी ए लाइन की बैक बियरिंग, फोर बियरिंग। क्या आप बियरिंग्स की हेल्प से इन एंगल्स को डिटरमाइन कर सकते हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो एक्सटीरियर हो, चाहे वो इंक्लूडेड हो या एक्सक्लूडेड हो? क्या आप बियरिंग की हेल्प से एंगल्स को डिटरमाइन कर पाएंगे? यदि आपको बियरिंग्स गिवन है तो आप बियरिंग्स की हेल्प से एंगल्स को डिटरमाइन कर पाएंगे? कमेंट करिए यस और नो। यस कर पाएंगे, वेरी गुड। यस सर, यदि हमें आप बियरिंग्स दे देंगे तो हम उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, उसकी हेल्प से हम इजीली एंगल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कल हम देखेंगे, ब्रजेश कुमार बोल रहे नहीं सर नहीं कर सकते, आप अभी नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप कल की डेट में कर पाओगे, ठीक है। तो कल हम देखेंगे लोकल अट्रैक्शन पे पहली डायरेक्ट मेथड के थ्रू किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लोकल अट्रैक्शन किसी स्टेशन पे डिटेक्ट करना है हमें और उसको कैसे कंपेंसेट करना है। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट मेथड जहां पर एप्लीकेबल नहीं है वहां पर एप्लीकेबल दूसरी मेथड है जिसका नाम है इंटरनल एंगल मेथड। इंटरनल एंगल, एक्चुअली पहले मैं इसको इंक्लूडेड एंगल बोलता था लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि इंक्लूडेड मतलब इंटीरियर भी होता है सर, एक्सटीरियर भी होता है, इस वजह से उस मेथड का नाम चेंज कर दिया। क्या बोलने लग गया मैं अब, इंटीरियर एंगल मेथड, जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, है ना, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। तो कल देखते हैं क्या मेथड्स हैं, वर्कबुक लगाते चलिए। अब आपका हो सकता है कल और परसों तक आपका कंपास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्कबुक लगाते चलिए, कल के बाद परसों हम वर्कबुक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।